नमस्कार बच्चों। आज हम स्टार्ट करें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक क्लिक ही करना पड़ता है, क्यों? छोटा सा, इतना तो कष्ट उठा सकते हो आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। In ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen from the matter। तो इंडियन और ग्रीक फिलोसफर जो थे वो पदार्थ के अनसीन और अननोन जो क्वांटिटी थी, अननोन जो फीचर्स थे, उनके बारे में जानकर काफ़ी आश्चर्यचकित होते थे। मतलब काफ़ी उनको ताज्जुब होता था। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 BC। 500 BC पूर्व भारत के अंदर मैटर के डिविजिबिलिटी के तौर पर यही आइडिया काफ़ी दिनों तक सोचा जाता था। एक आइडिया चल रहा था, एक विचार चल रहा था, कहना का मतलब। इंडियन फिलोसफर महर्षि कणद postulated that if we go on dividing matter, महर्षि इंडियन फिलोसफर महर्षि कणद थे, उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि यदि किसी पदार्थ को डिवाइडिंग किया जाए, किसी पदार्थ को डिवाइड किया जाए, तो वी सेल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। तो वो क्या छोटे से छोटे जो पदार्थ होता है उसमें टूटता चला जाता है। अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible। और एक स्टेज ऐसी आती है कि उस स्मॉल पार्टिकल्स को और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु, और उसने उस पार्टिकल्स को परमाणु बोला, महर्षि कणद ने। अनदर इंडियन फिलोसफर Katyam elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in combined form, which gives us various forms of matter। तो अन्य जो दूसरे जो फिलोसफर थे भारतीय, उनका नाम था कत्याम। कत्याम ने ये बताया कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रहते, फ्री नहीं रहते, बल्कि एक कंबाइंड रूप में रहते हैं। मतलब एक के साथ एक जुड़े हुए रहते हैं, फ्री नहीं रह सकते। और इसी वजह से पदार्थ के जो अलग अलग मैटर होते हैं ना, पदार्थ के जो रूप होते हैं, वो अपन को देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो एटम्स हैं, जो परमाणु उसने नाम दिया था कणद ने, ठीक है, तो ये स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। और इसी वजह से पदार्थ के जो अलग अलग या विभिन्न प्रकार के रूप अपन को दिखाई देते हैं, वो इसी वजह से दिखाई देते हैं। अराउंड द सेम एरा ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested if we go on dividing matter। तो इसी दौरान एंशियट जो ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी ये बताया कि यदि हम किसी पदार्थ को डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। तो हमको अंत के अंदर एक ऐसी स्टेज प्राप्त होती है कि उससे ज़्यादा अपन उस पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज़ कुड बी डन टिल द 18th century। 18वीं शताब्दी तक यही विचार था। ये सारे विचार जो फिलोसफर ने दी, ये किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क पे आधारित नहीं थे, बल्कि उनके पर्सनल विचार थे, उनके विचार थे पदार्थ के बारे में। बाय द एंड ऑफ 18th century, 18वीं शताब्दी के अंत में, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। 18वीं शताब्दी के अंत में साइंटिस्टों को ये पता चल गया था कि एलिमेंट और कंपाउंड जो है उनमें डिफरेंस क्या होता है। एंड नेचुरल बिकम्स इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन्स फ्रॉम दे कंबाइन। और प्रत्येक साइंटिस्ट ये जानने को उत्सुक था कि एलिमेंट्स जो होते हैं कंबाइन क्यों रहते हैं, और कंबाइन होने के बाद इनका क्या होता है। ठीक है, एक तो कंबाइन क्यों रहते हैं और कंबाइन हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है,
के बारे में जानने को वो ज़्यादा उत्सुक थे। एंटोनिया एल लोवेसियर laid the foundation of chemical sciences by establishing two important law of chemical combination। तो लोवेसियर ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ लॉज बताए थे, और इन लॉज की वजह से केमिकल साइंस में काफ़ी तरक्की की, या केमिकल साइंस ने इन लॉ की वजह से काफ़ी योगदान दिया। इन दो लॉ थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे अपने पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो याद रखना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को किसने डिस्क्राइब किया था? लुइस सर ने इसको डिस्क्राइब किया था। किसको? केमिकल कॉम्बिनेशन को। ठीक है। तो द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लुइस सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, और उन्हीं के आधार पर इन्होंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का प्रतिपादन किया था। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन जो थे उनको डिस्क्राइब किया। आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन देयर ए चेंज इन मास व्हेन केमिकल चेंज टेक प्लेस। क्या किसी के मास में परिवर्तन हो जाता है जब उसके केमिकल चेंज में परिवर्तन हो? तो केमिकल चेंज में परिवर्तन होने से क्या उसका मास भी बदल जाता है? तो इसके एवज में अपन को करना है, एक एक्टिविटी करनी है 3.1। इसमें क्या करना है आपको? जैसे मान लीजिए आपके स्टूडेंट के दो ग्रुप्स बना लेते, 2 ग्रुप्स अपन बना लेते, ठीक है, एक्स वाला और वाई वाला। तो एक्स वाले जो बच्चे हैं उनको तो अपन दे देते हैं ये कुछ मटेरियल, जिसके अंदर आप कॉपर सल्फेट दे दो, बेरियम क्लोराइड दे दो, और लेड नाइट्रेट, ये उसको अपन दे देते। जबकि वाई ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको अपन क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट देते हैं, सोडियम सल्फेट देते हैं, और सोडियम क्लोराइड, ये कुछ आइटम अपन वाई वालों को। उसके बाद क्या करना है? सेकंड जो स्टेप उसमें आपको 5% सॉल्यूशन बनाना है। 5% आपको सॉल्यूशन बनाना है, किसी से में बना सकते हो। तो एक्स वाले से अपन 5% सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। 10 ml पानी लेके, ठीक है, 10 ml पानी लीजिए, उसमें 5% सॉल्यूशन आपको बनाना, ठीक है। तो देखिए दोनों से अपन पहले एक्स से बनाया, वाई से। तो वाई वाले से अपन बनाते हैं ना, उसको एक ऐसा कॉनिकल फ्लास्क ये ले लीजिए, और जो वाई वाला ग्रुप है ना, उसका जो सॉल्यूशन बनाया आपने उसको आप फिल कर दीजिए इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। और एक्स वाला जो ग्रुप था उसके जो सब्सटेंस थे उनके साथ मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाया पानी के साथ मिलाकर, उसको आप डाल दीजिए एक ऐसा टेस्ट ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब जिसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें आप फिल कर दीजिए। फिल कर दिया आपने। फिल करने के बाद क्या करेंगे? इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर इस ट्यूब को आप ऐसे लटका दीजिए एक रस्सी से बांध के, ठीक है, लटका दिया। अब क्या करेंगे भाई? अब आप करो इसका वेट कर लो, ठीक है। अब इस कंडीशन में इसका वेट करो, इसको लटका ही रखना है, इसमें मिक्स नहीं करना, अभी लटका के आप इसका वेट कर लीजिए। अब मान लीजिए इसका वेट
करा, अपने पास आता है 10 kg। कितना आया? 10 kg आपका वेट आ गया। ठीक है, 10 kg अपना वेट हो गया। ठीक, जब 10 kg वेट हो गया तो उसके बाद अपन को क्या करना है? उसके बाद क्या करना है, इस जो ट्यूब थी इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन था उसको आप इसमें डाल दीजिए, नीचे वाले में मिक्स कर देंगे, कहने का मतलब। तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, इसमें रिएक्शन होगी और कंपाउंड डेवलप हो जाएगा। तो अपन फिर से दोबारा से अपन क्या करें, इसको अपन वेट फिर से कर लेते हैं। जब वापस से वेट करेंगे तो अपन देखते हैं, जैसे पिछले वाले का वेट 10 kg था, तो अब का वेट भी क्या होगा? 10 kg ही होगा। ठीक है, और ऊपर से अपन कॉर्क लगा दी। जैसे माने कॉर्क क्यों लगाते हैं अगर पूछा जाए तो कॉर्क इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन होएगा। जब रिएक्शन होएगा तो हो सकता है इसके अंदर कोई गैस वगैरह डेवलप हो जाए, तो वो गैस बाहर निकल जाएगी। जब गैस बाहर निकल जाएगी तो हो सकता है इसका वेट में डिफरेंस आ जाए, इसलिए अपन इस पर कॉर्क लगा देते हैं। लकड़ी का बना हुआ कोई भी ढक्कन जो होता है उसके अंदर लगा दिया जाता। तो इस प्रकार से अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास देखो क्या पूछता है कि वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट्स केयरफुली। आपको सावधानी से इसके जो भी कंटेंट्स उसके फ्लास्क उसका वेट करना है। नाउ टिल्ड एंड स्वीयर द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स वाई मिक्सड। उसके बाद क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब थी उसका जो भी सॉल्यूशन था उसको उसमें डाल देते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, एक्स और वाई को मिक्स कर दीजिए। उसके बाद क्या करते हैं अपन, वापस इसका वेट कर लेते हैं, दोबारा से मिक्स करने के बाद वेट कर लेते हैं। फिर क्या व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर क्या रिएक्शन होती है? बिल्कुल रिएक्शन होगी। अगला है, डू यू थिंक दैट द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। क्या इसमें केमिकल रिएक्शन हुई? बिल्कुल हुई, क्योंकि दोनों केमिकल है तो केमिकल रिएक्शन होना ही है। अगला, वाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ फ्लास्क। फ्लास्क के ऊपर जो कॉर्क है वो क्यों लगाया गया? वो इसलिए लगाया गया क्योंकि रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद हो सकता है उसमें कोई गैस वगैरह डेवलप हो जाए, तो वो बाहर ना निकले, इसकी वजह से अपन इसको जो फ्लास्क है उसको उसके माउथ को कॉर्क से बंद कर देते। डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज। क्या इसका मास का जो फ्लास्क का जो मास है या उसके कंटेंट्स का जो मास है क्या बदल गया? बिल्कुल नहीं बदला, सेम टू सेम ही रहता है। लो कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो लो कंजर्वेशन अपन को ये बताता है कि दैट मास के नाइदर, आप द्रव्यमान को मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना तो ये नष्ट होता है ना ही इसको बनाया जा सकता। तो ठीक है बच्चे, तो जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हो गया 1:8 मास का। ठीक है, फिक्स होता है ये, किसी भी कंपाउंड में जल है तो उसका रेशियो यही होगा। ठीक है, आगे चलिए। ऐसा ही अगर आप बात करें अमोनिया की, देखो अमोनिया NH3, अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास होता है उसका जो रेशियो होता है, अनुपात होता है 14:3 होता है, 14:3 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 3 होता है और नाइट्रोजन का 14 होता है। ठीक है, 14:3। अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो 14:3 होता है, फिक्स होता है। ठीक है, आगे आपके पास लो ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही अपन क्या कहते हैं, लो ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, दिस लो वाज स्टेट्स बाय प्राउस। प्राउस ने इसको बताया था या डिस्कवर किया था। ठीक है, आगे अपने पास द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वाज गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज। उसके बाद दूसरी जो प्रॉब्लम आनी थी साइंटिस्ट के सामने, वो लोग ये जो लॉ थे इनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसके बाद ब्रिटिश जो केमिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने अपनी बेसिक थ्योरी मतलब एटॉमिक थ्योरी जो प्रोवाइड कराई पदार्थ के नेचर के बारे में, और उसके आधार पर इन दोनों जो लॉ थे उनको एक्सप्लेन किया गया। तो काफ़ी यूज़फुल डिस्कवरी थी डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो, जिसके आधार पर इन दोनों लॉज को डिस्क्राइब किया गया, इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने में उनकी हेल्प मिली। ठीक है, तो आगे अपने पास डाल्टन्स की बात करें तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है वो क्या थी। तो अकॉर्डिंग द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी
all matters whether an elements compound or mixture is composed of small particles called atoms। तो एटॉमिक जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार सभी मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर ये सारे के सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स कहते हैं। द पोस्टुलेटेड ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेट्स एज फॉलो। इसकी जो थ्योरी की जो अभिधारणाएं थी इस थ्योरी की, तो उसमें निम्न बिंदु थे। पहला अपने पास द मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पार्टिकल्स की केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स कहते हैं उनको, पार्टिकल्स का बना होता है उन्हें एटम्स कहते हैं और एटम्स ही क्या होते हैं रिएक्शन में भाग लेते हैं। समझ गए कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है क्या होता है, एटम होता है। अब एटम जो होते हैं वही क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। सेकंड है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो होता है एक स्वतंत्र, अपने आप में स्वतंत्र पार्टिकल्स होता है, या ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो आप एटम्स को बना सकते हो ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अगला है आपके पास एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकली इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो एटम्स जो होते हैं किसी भी दिए गए एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए बिल्कुल शुद्ध होते हैं, या उनका मास या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होता है एकदम मतलब फिक्स होता है, चेंजेबल नहीं होता। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं हैव डिफरेंट मासेज और केमिकल प्रॉपर्टी। उनके सबके मास अलग होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती है। मतलब अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, अलग होंगे, तो उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो दोनों अलग अलग होती है। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। तो एटम्स जो होते हैं कंबाइन एक मतलब छोटे अनुपात के अंदर क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कंसिस्ट इन ए गिवन कंपाउंड। ठीक है, द रिलेटिव नंबर्स ऑफ काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो कंपाउंड आज के वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे पार्ट 2। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।